हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू दी बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। पिछले क्लास हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट किए थे। चैप्टर 2 में हम लोग क्या क्या पढ़े? चैप्टर 2 में सबसे पहले ये पढ़े कि पुष्प क्या है। पुष्प आवर्तजीवी पौधे का लैंगिक इकाई है या फिर जनन इकाई है। पुष्प के 4 चक्र देखे थे, वाहिदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। उसमें से हम लोगों ने वाहिदलपुंज, दलपुंज और पुमंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं? पुमंग की इकाई को स्त्रीकेसर कहते हैं। सॉरी, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के कितने भाग थे? 3 भाग देखे थे। कौन कौन? परागकोश, तंतु और संयोजी। उसमें से हम लोग ये देख रहे थे कि परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण होता है। तो परागकण का निर्माण कैसे हो रहे थे? परागकोश का जब स्ट्रक्चर को देखना चाह रहे थे तो उसको अनुप्रस्थ रूप से कट किए तो परागकोश जो है वो चतुष्कोणीय संरचना दिखी। चतुष्कोणीय करने का मतलब ऐसे चतुष्कोणीय संरचना देखने के लिए मिले। इसमें एक संरचना को देखें तो चारों संरचना के बारे में हम लोगों ने पढ़े कि इसी के अंदर परागकण का निर्माण होते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोले थे? एक को बोले थे लघु बीजाणुधानी। तो 4 लघु बीजाणुधानी उपस्थित है। तो एक लघु बीजाणुधानी की जब संरचना को देखे थे तो उसमें क्या देखे कि एक लघु बीजाणुधानी के अंदर एक लघु बीजाणुधानी जो है 4 परत से घिरे होते हैं। परत का नाम क्या क्या है? एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। तो उसमें से जो है एपिडर्मिस, एंडोथेलियम और मिडिल लेयर जो है इसके अंदर जो स्पोरोजिनस सेल होते हैं, बीजाणु जनन कोशिका होते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। और जो अंदर में होते हैं टैपिटम, वो क्या करते हैं? वो इनको स्पोरोजिनस से बीजाणु सेल को, बीजाणु जनन कोशिका को भोजन प्रदान करते हैं। इसमें से हम लोग ये देखें कि एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे उठे थे कि टैपिटम जो होते हैं वो बहुकेंद्रीय कोशिका होते हैं, उसमें बहुत सारे कोशिका होते हैं। तो परागकण का निर्माण समझ गए थे कि परागकण के निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन का मीनिंग क्या होते हैं कि बीजाणु जनन कोशिका अर्थसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और लघु बीजाणु जनन से लघु युग्मक जनन की बात कर रहे थे। तो लघु युग्मक जनन किसको बोले थे? कि लघु बीजाणु से समसूत्री विभाजन करके लघु युग्मक सॉरी 4 लघु बीजाणु जनन की बात करते हैं, लघु युग्मक जनन की बात करते हैं। लघु युग्मक जनन क्या होगा कि लघु बीजाणु से समसूत्री विभाजन करके परागकण के निर्माण की क्रिया को लघु युग्मक जनन कहते हैं। तो लघु युग्मक जनन समझ पाए थे? युग्मक का निर्माण हो गए थे परागकण का संरचना को देखे थे कि परागकण जो है 2 परत से घिरे होते हैं। एक होते ये परागकण है, ये 2 परत से घिरे होते हैं। बाहरी वाले परत को बाह्यचोल और अंदर वाले परत को अंतःचोल। बाह्यचोल जो है इसमें बहुत छिद्र पाए जाते हैं, जिस छिद्र को हम लोग जर्मपोर कहते हैं। और ये जो परागकण जो है ये जिस परत से घिरे होते हैं वो स्पोरोपोलिनी नामक परत से घिरे होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये फॉसिल का काम करते हैं। मतलब पौधे किसी भी मिट्टी में पता कैसे चलता है कि कोयला पाए जाते हैं कि ये स्पोरोपोलिन ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे केमिकल हैं जिसका पाचन नहीं होता है। तो फिर इसको संरचना देखे थे कि इसके अंदर 2 कोशिका पाए जाते हैं। बड़ी कोशिका को हम लोग कायिक कोशिका कहते हैं और छोटी कोशिका जो कायिक कोशिका के अंदर तैरते रहते हैं उसको हम लोग जनन कोशिका कहते हैं। जनन कोशिका ही वास्तव में युग्मक का निर्माण करते हैं। तो वो संरचना को देख लिए थे, परागकण की संरचना। अब जो है परागकण के द्वारा होने वाली बीमारी क्या है? परागकण से हम लोग को एलर्जी भी होते हैं। पता है आप लोग को पता है कि नर युग्मक जो होते हैं वो गतिशील होते हैं और मादा युग्मक गतिशील नहीं होते हैं। तो ये गतिशील होते हैं मतलब ये किसी तरह मादा युग्मक के पास पहुंचेंगे। तो जब पहुंचेंगे उसके लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, या तो जल चाहिए, या तो वायु चाहिए, या तो कीट चाहिए, कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो वो माध्यम वाली बात में पढ़ेंगे, जब परागकण पढ़ेंगे तब समझेंगे कि माध्यम कौन कौन से। अभी यहाँ पे परागकण जब हवा में चलते हैं तो उससे हम लोगों को बीमारी होते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पराग एलर्जी, पॉलन एलर्जी। तो पॉलन एलर्जी क्या है? परागकण के अध्ययन को हम लोग पैलोनोलॉजी कहते हैं। परागकण विभिन्न परागकण का अध्ययन करना चाहते हैं कि ये परागकण अच्छा है या खराब है, इसकी क्वालिटी क्या है, उसके अध्ययन को हम लोग पैलोनोलॉजी कहते हैं। पैलोनोलॉजी पौधे की वह प्रजाति जो वायु के द्वारा परागण करते हैं। मतलब बताए कुछ पौधे ऐसे हैं जो नर युग्मक जो गति करते हैं वो हवा के द्वारा करते हैं, वायु के द्वारा परागण करते हैं। उस पौधे का परागकण वायु में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो वो क्या होंगे? बहुत अधिक मात्रा में परागकण हवा में उपस्थित होते हैं। सामान्यतः परागकण हम लोगों को दिखते नहीं है, बहुत छोटे होते हैं। जब मनुष्य सांस लेते हैं तब यह परागकण नाक द्वारा प्रवेश कर श्वसन मार्ग के म्यूकस झिल्ली पर जमा हो जाते हैं। आप लोग को पता है कि नाक में हम लोग का म्यूकस झिल्ली होते हैं, जहाँ से रक्त या फिर हीट रिलीज होते हैं। जब हम लोग को चोट लग जाते हैं तो नाक से खून निकलते हैं, तो कहाँ से निकलते हैं? इसी म्यूकस झिल्ली के पास। तो ये क्या करते हैं? इस झिल्ली में जाके परागकण जमा हो जाते हैं।
जो परागकण जमा हो जाते हैं, इससे हम लोगों को कई बीमारी हो सकते हैं। इसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं पराग एलर्जी। पराग के द्वारा होने वाली बीमारी को हम लोग पराग एलर्जी कहते हैं। तो वो कौन कौन सी बीमारी है परागकण के द्वारा जो बीमारी होने? पराग एलर्जी द्वारा दम्मा, ब्रोंकाइटिस, श्वसन शोथ इत्यादि बीमारी होते हैं। ये जो है पराग एलर्जी के द्वारा दमा बीमारी हो सकते हैं, ब्रोंकाइटिस हो सकते हैं। कभी कभी गर्मी में एक होते हैं ही फीवर। हे फीवर क्या होते हैं कि देखते हैं गर्मी में फुंसी टाइप का निकल जाते हैं शरीर में, तो वो उसके भी लिए जिम्मेवार होते हैं पराग एलर्जी। हम लोग को पता नहीं चलता कि पराग हम लोगों के शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में मुख्य रूप से पराग एलर्जी उत्पन्न करने वाले पौधा गाजर घास या फिर पार्थेनियम है। भारत में जो है पार्थेनियम प्रजाति एक है पादप का, आप लोग सब कोई देखे होंगे पार्थेनियम को। इसका इमेज हम व्हाट्सएप पे कर देंगे, सब देख लीजिएगा। पार्थेनियम जो है ये पराग एलर्जी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार होते हैं और ये सबसे बड़ा खरपतवार है। आप लोग समझते होंगे खरपतवार क्या होते हैं? खरपतवार हम लोग उनको बोलते हैं जो जिसका इस पृथ्वी पर कोई काम नहीं है, मतलब वो उसको कोई जीव अपने भोजन के लिए नहीं यूज करते हैं, ना ही उससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ते हैं। उससे सिर्फ एक ही चीज होते हैं पराग एलर्जी होते हैं, उससे हमें कोई फायदा नहीं है। फिर भी ये हमारे पृथ्वी पर हैं। जब हैं ये कहाँ से आए, कैसे हुए, इसके बारे में ही समझेंगे। तो इसके द्वारा पार्थेनियम या गाजर घास के द्वारा ही पराग एलर्जी सबसे ज्यादा होते हैं और आप इसको बहुत मात्रा में देखते होंगे जगह जगह पे। गाजर घास सबसे बड़ा खरपतवार है जो भारत में मैक्सिको, अमेरिका का एक शहर है जिसको कहते हैं मैक्सिको। आप लोग को पता होगा एक नारा लगा था जय जवान जय किसान। ये नारा किनका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। उन्होंने ही क्या किए थे, जब भारत में गेहूं नहीं थे तो मैक्सिको से गेहूं का बीज मंगाए थे। तो मैक्सिको में ही ये क्या कहते हैं कैरोट ग्रास या फिर गाजर घास, ये मैक्सिको से ही आए हमारे भारत में। तो किसके साथ आए? गेहूं का जब आयात हो रहे थे, कब हो रहे थे? जब देश आजाद हुए थे। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नारा लगाए थे जय जवान जय किसान। तो उसी नारा के दरमियान ही ये गेहूं को मंगाया गया था। तो उसी के साथ पार्थेनियम भी आ गए थे, ये पता नहीं चला। जब इनका खेती हो गए तो पार्थेनियम का भी खेती हो गए। पार्थेनियम भी भारत में पूरी मात्रा में फैल गए और जब फैल गए तो इससे कई तरह की बीमारी हम लोगों को होने लगे। क्या क्या नाम है? अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, जिसको कहते हैं दमा या फिर श्वसन शोथ। गाजर घास सबसे बड़ा खरपतवार है जो भारत में मैक्सिको या अमेरिका से गेहूं के आयात के साथ प्रवेश किए थे। समझ पाए बात को कि पराग एलर्जी क्या होते हैं? पराग एलर्जी सबसे ज्यादा किससे होते हैं? पार्थेनियम या कैरोट ग्रास से होते हैं जो वायु परागन करते हैं और इसका कोई यूज नहीं। ये सबसे बड़ा खरपतवार है। पराग के अध्ययन को परागकण के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैलोनोलॉजी। पैलोनोलॉजी परागकण की अध्ययन को कहते हैं। ये पता चलता है कि ये परागकण कितना मजबूत है, मतलब कह सकते हैं कि प्रजनन करने के लिए कितना सक्षम है, कितना नहीं है। अगर ये प्रजनन करेंगे तो किस क्वालिटी के प्लांट को ये प्रोड्यूस करेंगे, वो क्वालिटी को पता करने के लिए ही हम लोग परागकण का अध्ययन करते हैं और उसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं प्लेनोलॉजी। समझ पाए? इसको नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पराग कब हम लोग भोजन के रूप में भी प्रवेश लेते हैं, तो कैसे भोजन के रूप में लेते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले पराग एलर्जी समझ गए, इसको नोट कीजिए। ठीक, अभी हम लोगों ने पराग एलर्जी के बारे में पढ़े कि पराग के द्वारा कौन कौन सी बीमारी हो सकते हैं। इसमें हम लोग ये भी देखें कि पराग एलर्जी करने वाले सबसे महत्वपूर्ण पौधा का नाम क्या है? गाजर घास या पार्थेनियम, जो कहाँ से आए थे? अमेरिका से। अमेरिका के किस शहर से? मैक्सिको से। ये लाने का काम कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन ये अभी थोड़ा देर पहले हमने एक कथन बोले थे कि जय जवान जय किसान जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, लाल बहादुर शास्त्री ने बोले थे जय जवान जय किसान। बट उस वक्त के प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्हीं के नेतृत्व में ये गेहूं का आयात हुए थे हमारे भारत में। तो गेहूं के साथ पार्थेनियम भी आए थे। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं पराग आहार। पराग का हम लोग यूज, जैसे उससे बीमारी होते हैं तो उससे हम लोग को फायदा भी होते हैं, उसका हम लोग प्रयोग आहार के रूप में करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पराग को खाने से पूरा पेट भर जाएगा, पेट नहीं भरता, बट कार्य क्षमता को ये बढ़ाते हैं। तो कैसे बढ़ाते हैं देखते हैं। पराग आहार, परागकण में पोषक तत्व की मात्रा प्रचुर होता है, जिस वजह से परागकण का व्यवसाय खाद्य सामग्री के रूप में होता है। पॉलन ग्रेन में क्या होता है? उसमें बहुत अधिक मात्रा में खाद्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल और भी सब पाए जाते हैं। जो भी हमारे खाद्य सामग्री है, जो हमें जरूरत है, वो सभी किसमें पाए जाते हैं? परागकण में पाए जाते हैं। ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिस वजह से इसका हम लोग व्यवसाय के रूप में प्रयोग करते हैं। और तो भारत से ज्यादा इसको
मतलब कह सकते हैं अमेरिका में, अदर कंट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। किसका? तो प्राक्कन का। तो प्राक्कन का यूज जो होते हैं वो कैसे रूप में होते हैं? तो उसका दो रूप है। प्राक्कन आहार के रूप में प्राक टैबलेट तथा सिरप का उत्पन्न किया जाता है। तो जो प्राक्कन होते हैं इसका अध्ययन को हम लोग पैलिनोलॉजी करते हैं। ये देखते हैं कि किस प्राक्कन में बहुत अधिक मात्रा में पोषण तत्व पाए जाते हैं, उस प्राक्कन का टैबलेट बनाया जाता है या फिर सिरप बनाया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं हमारे आउट ऑफ कंट्री में। भारत में बहुत कम किए जाते हैं क्योंकि भारत वाले इतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करते हैं, वो भोजन पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, दाल चावल पर ज़्यादा करते हैं। इसीलिए कि भारत में देखते हैं बहुत मोटा बहुत पतला देखने के लिए मिल जाते हैं, अदर कंट्री वाले एवरेज में होते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि वो बहुत अधिक मात्रा में प्राक टैबलेट और प्राक सिरप का यूज़ करते हैं, भोजन खाते हैं उसके साथ साथ ये भी यूज़ करते हैं। चलिए, प्राक टैबलेट तथा सिरप का प्रयोग धावक, घोड़ा तथा खिलाड़ी करते हैं जिससे उसका कार्य क्षमता में वृद्धि होता है। ये जो प्राक टैबलेट या प्राक सिरप का निर्माण किए जाते हैं भारत में भी यूज किए जाते हैं। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में देखते होंगे कि प्लेयर सब बीच बीच में जूस पीते हैं, वो क्या कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं। बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक्स तो रहते हैं, साथ साथ उसमें प्राक सिरप मिक्स होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स ना के मात्रा में होते हैं, सबसे ज़्यादा उसमें प्राक सिरप रहते हैं। कभी कभी जो है प्लेयर सब जो है खेलने आने से पहले कुछ टैबलेट खा के आते हैं, तो वो बहुत हद तक प्राक टैबलेट होते हैं जिससे उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि वो चावल दाल सब्जी खा लेंगे उसके बाद खेलने के लिए आएंगे, तो उससे क्या होंगे, उसको खेलने का मन ही नहीं करेंगे, शरीर भारी भारी सा लगेंगे। तो उस कंडीशन में वो क्या खा कर आते हैं, प्राक टैबलेट का यूज करते हैं या प्राक सिरप का यूज करते हैं, जिससे उसकी कार्य क्षमता में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। धावक घोड़ा मतलब बहुत ऐसे देश हैं आउट ऑफ कंट्री में जहाँ पे घोड़ा का रेस खेला जाता है, रेसिंग हॉर्स। एथलीट जिसको खिलाड़ी हम लोग बोलते हैं, जो दौड़ते हैं या फिर क्रिकेट खेलते हैं, जो भी किसी तरह की खिलाड़ी हो, सभी खिलाड़ी इसका प्रयोग करते हैं किस रूप में, प्राक सिरप या फिर प्राक टैबलेट के रूप में। तो समझ पाए कि प्राक का जो हम लोग प्रयोग भोजन के रूप में भी करते हैं। तब भोजन ऐसा मतलब हो गया कि जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो। तो ये किस रूप में पाया जाता है, प्राक टैबलेट या फिर प्राक सिरप के रूप में, जिसका उपयोग कौन कौन करते हैं, धावक, घोड़ा और खिलाड़ी करते हैं। हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोगों से क्या क्या संतुष्ट नहीं होंगे। अब मान लीजिए कि ये लगभग 200 ml हम लोग प्राक सिरप ले लेते हैं, हमारे सेल को तो एनर्जी मिल जाएंगे, सेल फंक्शनल सही रहेंगे, बट अपने आप को लगेंगे कि हम भूखे हैं। इस वजह से हम लोग जो इसको बहुत कम लेते हैं, प्लेयर सब ज़्यादा लेते हैं। तो समझ आया कि प्राक आहार कैसा प्रयोग होते हैं, इसका क्या महत्व है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्राक वायबिलिटी, मतलब प्राक्कन का जीवन क्षमता कितना होता है कि एक प्राक्कन मान लीजिए पेड़ के द्वारा जब छोड़ दिया गया है तो वो कितने देर तक जिंदा रह सकता है, उसका भी तो एक समय सीमित होंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसको हम लोग प्राक वायबिलिटी बोलते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। अभी हम लोगों ने प्राक आहार की बात की थी, प्राक एलर्जी पहले समझें कि प्राक से हम लोग को क्या क्या हानि हो सकता है, फिर हम लोगों ने समझे कि प्राक आहार, प्राक से हम लोग को क्या क्या लाभ हो सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि प्राक का जीवन शक्ति कितना हो सकता है। मान लीजिए एक प्राक पौधे में एक प्राक्कन का निर्माण हुआ, वो प्राक्कन कितने समय तक जिंदा रह सकता है, वो प्राक्कन कितने समय तक प्रजनन कर सकते हैं। मान लीजिए कि वो मादा के पास पहुंचने में 2 दिन लगा देते, तो क्या वो प्रजनन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वो देखते हैं कि उसकी जीवन शक्ति कितना होते हैं। तो जीवन शक्ति किसको बोलते हैं कि प्राक्कन कब तक प्रजनन कर सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि वो कब तक अंकुरित, किसी भी मादा युग्मक के पास जाकर उसको अंकुरित कर सकते हैं। उसी समय अवधि को हम लोग प्राक जीवन शक्ति या पॉलन वायबिलिटी बोलते हैं। तो देखते हैं वह अवधि जिसमें प्राक्कन अंकुरित करने की क्षमता रखते हैं या रखता है, उस अवधि को प्राक जीवन शक्ति कहते हैं या पॉलन वायबिलिटी कहते हैं। सभी प्राक्कन का अपना अपना एक समय अवधि होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि सभी जीव का एक निश्चित जीवन काल होते हैं, उसी प्रकार सभी प्राक्कन का एक अपना निश्चित जीवन शक्ति होते हैं, जब तक का वो प्रजनन कर सकते हैं, अंकुरित कर सकते हैं। तो जब तक वो जो समय होंगे उसका, उस समय को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राक जीवन शक्ति। समझ पाए बात को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। वह पौधे जो कलिका अवस्था में परागण करते हैं उसमें यह क्षमता बहुत कम होते हैं, ये कम होते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कलिका मतलब प्रारंभिक अवस्था में ही परागण का निर्माण करके मादा युग्मक के पास भेज देते हैं, जिससे वो उसका समय अवधि कम होते हैं। तो कुछ पौधे में ये बहुत, इसका जो अवधि होते हैं प्राक जीवन शक्ति, ये बहुत अधिक होते हैं, किसी में बहुत कम होते हैं। कम किसी में होते हैं जो कलिका अवस्था में ही परागण का निर्माण करते हैं। और जैसे गेहूं और चावल में परागण का जीवन शक्ति लगभग 30 मिनट होता है। गेहूं और चावल में आप देखते होंगे कि उसमें जो है परागण मतलब परागकण अलग होते हैं, मतलब मादा युग्मक अलग होते हैं और नर युग्मक अलग होते हैं। उसमें 2 तरह का फूल का निर्माण होते हैं, गायनोसियम और एंडोसियम, पुमंग और जैम। तो पुमंग जो है वो
नर युग्मक का निर्माण करेंगे। तो नर युग्मक क्या होगा? उसका परागकण। परागकण उसमें जो निर्माण हुए तो वो कितने समय तक अंकुरित कर सकते हैं? लगभग 30 मिनट तक ही कर सकते हैं। अगर 30 मिनट से अधिक हो जाएंगे तो गेहूं या चावल का जो है परागकण वो नष्ट हो जाता है, उसका कोई यूज नहीं हो पाता है। कुछ पौधे जिसका फैमिली रोजेसी, जिसको हम लोग गुलाब का पेड़ जिसमें आते हैं, लेगुमिनोसियई जिसमें हम लोग मटर का पौधा लाते हैं, सोलेनिएसी जिसको हम लोग पोटैटो जिसमें आलू का प्रजाति आते हैं, उसमें ये क्षमता जो होते हैं परागकण का जो है अंकुरित करने की जो क्षमता होती है वो लगभग 1 महीने की होती है। बहुत अधिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लगभग 2 महीने तक होते हैं, लेकिन इसमें 1 महीने देखते हैं। हम लोग उसी जाति का बात करते हैं जिसको हम लोग देखे हुए हैं। पराग जीवन शक्ति वातावरण की नमी तथा तापमान पर निर्भर करते हैं। ये जो पॉलन वाइबिलिटी होते हैं, अगर टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाएंगे तो किसी भी परागकण का जीवन अवधि कम हो जाएंगे या फिर उसकी नमी बढ़ जाएंगे तो उसका जीवन शक्ति बढ़ जाएंगे। अगर नमी कम हो जाएंगे तो घट जाएंगे, तापमान बढ़ जाएंगे तो घट जाएंगे। ये पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं कि पराग जीवन शक्ति निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? वातावरण की नमी और तापमान पर। इस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। पॉलन बैंक में परागकण को नाइट्रोजन दर में -196 डिग्री सेल्सियस तापमान में पूरे साल तक रखा जाता है। मान लेते हैं कुछ परागकण को, जो अच्छे जाति के परागकण है उसको हम लोग रख लेते हैं, तो उसको रखने के लिए एक बैंक बनाते हैं जिसका नाम है पॉलन बैंक। इस बैंक में क्या होता है, जो लैबोरेटरी बना के रखते हैं जिसको बैंक कहते हैं, एक तरह का लैबोरेटरी होते हैं, उसमें नाइट्रोजन लिक्विड का एक कंडीशन बनाया जाता है जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना है? -196 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर किसी भी परागकण को 1 साल तक रखा जा सकता है, हो सकता है उससे भी अधिक रखा जा सकता है। किस पे? -196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन लिक्विड में किसी भी परागकण को। तो ये हम लोग समझे परागकण जीवन या पराग जीवन शक्ति क्या होते हैं। किसी भी परागकण का वह क्षमता जो अंकुरित करने के समय जब तक होते हैं उसी समय अवधि को हम लोग क्या बोलते हैं? पराग जीवन शक्ति कहते हैं। तो ये सभी जाति में अलग अलग होते हैं, कुछ का लिखा है, कुछ में बताएं कि इसके लिए एक लेबोरेटरी होती है जिसका नाम होते हैं पॉलन बैंक। उस बैंक में क्या होते हैं? नाइट्रोजन द्रव में 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, -196 डिग्री सेल्सियस इन नाइट्रोजन लिक्विड। इसमें अगर किसी भी जाति के परागकण को रखेंगे तो पूरे साल रखे जा सकते हैं। तो 2 ऑब्जेक्टिव की बात हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव हो गए आपका ये पराग जीवन शक्ति वातावरण की नमी तथा तापमान पर निर्भर करते हैं, और दूसरा परागकण के बैंक में जो है परागकण की जो टेम्परेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? -196 डिग्री सेल्सियस। और किस में होना चाहिए? नाइट्रोजन द्रव में होना चाहिए। ये हो गया आपका पराग जीवन शक्ति। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गायनेसियम मीन्स जयांग के बारे में बात करेंगे। जयांग का कैसे, अभी हम लोग समझे कि नर युग्मक का निर्माण उसके बारे में समझे, उसके बाद नर युग्मक का क्या क्या यूज हुए, कैसे यूज हुए, उसका जीवन शक्ति कितना होते हैं, उससे हम लोग को क्या क्या फायदा होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं वो समझे। अब नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे जयांग पे। जयांग क्या होते हैं उसके संरचना के बारे में पढ़ेंगे, उसमें फिर मादा युग्मक का निर्माण कैसे होते हैं उस पर देखेंगे। ये नोट कीजिए।